कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, मान लीजिए आईपीसी का एग्जांपल लेते हैं, अगर आईपीसी ही है और आईपीसी का कोई प्रोविजन जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है उस हद तक आईपीसी का वो पर्टिकुलर प्रोविजन वॉइड एब इनिशियो यानी कि वॉइड हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन वाला, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा सुप्रीम कोर्ट करता है, जितना भी इंटरप्रिटेशन काम है। तो ये पूरा फाइनल डिसीजन जो होगा वो कोर्ट का होगा। जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 25th, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी का लाया हुआ है। यानी कि स्टेट की डेफिनेशन समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, और सिंपल सा उसका कारण है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर स्टेट करता है, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट आप फंडामेंटल राइट्स का डिमांड करते हो, इसीलिए वहां पर स्टेट में कौन कौन आते हैं, स्टेट की डेफिनेशन क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो इंडियन पॉलिटी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक एक्सटेंड करता है। और इसके पहले भी आपने देखा कि जो पुरानी जो अपनी पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें हमने एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, हमने सिटीजनशिप समझा, एकदम क्रमबद्ध तरीके से आर्टिकल वाइज हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जहाँ पर जो भी चीज़ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। वो मैंने आपको पहले भी कह दिया कि आपको अब सिर्फ एक काम करना है कि आप कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब, कोई भी स्टैंडर्ड किताब मतलब कि लक्ष्मीकांत करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो किताब ऐसी है कि जो जितना आपको पढ़ना है उतना ही देती है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देती है। और मेंस का जो कंटेंट का दिक्कत आएगा वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा आपका। तो अगर आप ये पीपीटी और लक्ष्मीकांत को मिला करके करते हो तो आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बहुत सारे कमेंट आए, कुछ बच्चों ने ये भी पूछा कि एमपी जैन से पढ़ लें, डीडी बसु से पढ़ लें। देखो वो सब एक समंदर है इंडियन पॉलिटी का, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जब आप एमपी जैन या डीडी बसु जैसी किताबें पढ़ने जाओगे आप उसमें गायब हो जाओगे, आप उसमें खो जाओगे, क्योंकि वो अपने आप में, क्योंकि आपको पूरे साल सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़ना है, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर भी इक्वली ध्यान देना है। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ उन किताबों को मत पढ़िए, आप सिर्फ लक्ष्मीकांत अगर फॉलो करें और इस लेक्चर्स को अगर फॉलो करें, इनकी पीपीटीज़ को अगर फॉलो करें तो बहुत आराम से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको कुछ भी इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर, और वो भी लक्ष्मीकांत में कह रहा हूँ अगर रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये सारा कंटेंट जो है वो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, एज इट इज़ मिल जाएगा, बल्कि एक्स्ट्रा ही मिलेगा, यहाँ पर कम नहीं मिलेगा उससे। खैर, तो हमने देखा कि हमने यूनियन एंड टेरिटरीज डिस्कस किया, फिर सिटीजनशिप डिस्कस किया, और फिर इसी तरीके से हम अपना डिस्कशन अब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लेकर के आ चुके हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल 12 स्टेट समझा। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोस को नहीं देखा, बिल्कुल ये कनेक्टेड वे में सारे लेक्चर्स चल रहे हैं, और इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी मैं कोई भी लेक्चर लेता हूँ तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप पुराना वाला जो लेक्चर है उसको प्लेलिस्ट में हमने ऐड भी किया हुआ है, आप उसको ज़रूर से देख लीजिए ताकि आपका कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो अगर आपने पुरानी सारी क्लासेस अटेंड नहीं किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने सिर्फ पिछले वाली आर्टिकल 12 स्टेट भी देख लिया और तब आप इस लेक्चर पर आते हो तो भी आप कनेक्शन बिल्ड कर लोगे बहुत आराम से। तो वहाँ पर हमने समझा कि आर्टिकल 12 यानी कि स्टेट की डेफिनेशन समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, और सिंपल सा उसका कारण है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर स्टेट करता है, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट आप फंडामेंटल राइट्स का डिमांड करते हो, इसीलिए वहाँ पर स्टेट में कौन कौन आते हैं, स्टेट की डेफिनेशन क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अब हम आज की डिस्कशन में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 के ऊपर करेंगे। अब देखिए, जब आप आर्टिकल 13 देखते हो तो आर्टिकल 13 बेसिकली कहा जाता है, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ऑल्दो इसके 4 हिस्से हैं। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4। लेकिन सब क्लॉज 4 हमको उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 को मैं जब आर्टिकल 368 यानी कि अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी पूरी कहानी हम जब समझेंगे तो उसको वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम सिर्फ इन 3 हिस्सों को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसको मैंने क्या किया है, इसको 3 क्लॉज के वाइज 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है, और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 लॉ की डेफिनेशन देता है। समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 13 है क्या चिड़िया। अब देखिए, आर्टिकल 13 बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है। जब आप देखोगे आर्टिकल 13, उसकी भाषा जब आप देखोगे तो वो कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी लॉ आपके देश में बनता है
और वो लॉ किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वहाँ पर आर्टिकल 13 आता है और आर्टिकल 13 की मदद से आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मान लीजिए एक लॉ बनाया मैंने, मान लीजिए हमारी सरकार ने एक लॉ बनाया कि जितने भी गोरे व्यक्ति हैं पूरे भारत देश में, उन सारे गोरे व्यक्ति जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भारत में दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई सिर्फ गोरे व्यक्तियों को क्यों फ्री एजुकेशन आप दे रहे हो, क्यों आप कलर के बेस पर डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हो, क्यों कलर के बेसिस पर आप जो है लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगा, समानता के अधिकार के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगा कि भाई जो सांवले लोग हैं या जो गेरुए कलर के लोग हैं, जो गेहून कलर है जिनका, जो काले लोग हैं, जो भी इस तरीके के लोग हैं, उनको ये फ्री एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, और जितने भी गोरे दिखने वाले लोग हैं उनको ये फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, कि इस बेसिस पर ये डिफरेंशिएशन क्रिएट किया गया? बहुत सारे सवाल हैं। तो बेसिकली क्या है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में होगा ये लॉ। जब ये लॉ राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में होगा तो आप क्या कर सकते हो? मान लीजिए इस लॉ ने आपके साथ गलत किया है, इक्वालिटी के अगेंस्ट है ये लॉ, तो आप क्या कर सकते हो? यहीं पर आर्टिकल 13 का पूरा चक्कर आ जाता है। जैसे ही कोई ऐसा लॉ बनता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, वहां पर आर्टिकल 13 आता है, और आर्टिकल 13 उन सारे लॉज को वहीं पर वॉइड कर देता है। वॉइड यानी कि उनका प्रभाव ही खत्म कर देता है, उन लॉज का प्रभाव पूरी तरीके से आर्टिकल 13 खत्म कर देता है। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, मान लीजिए जैसा कि एक लॉ बनाया गया और उस लॉ में कहा गया कि जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं सबको सरकारी नौकरी फ्री ऑफ, सबको एकदम फ्री, बिना एंट्रेंस एग्जाम के सरकारी नौकरी दी जाएगी, एकदम बिना किसी एंट्रेंस के सरकारी नौकरी दी जाएगी सारी फीमेल स्टूडेंट्स को। अब ये लॉ अपने आप में अगर आप देखो, अगर आप कहो कि देखो फीमेल हैं इसलिए उनको मदद करने की कोशिश, एम्पावरमेंट करने की कोशिश, एम्पावरमेंट दूसरे तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर जो ये पूरा लॉ है, ये फंडामेंटल राइट से कुछ आर्टिकल्स के बिल्कुल अगेंस्ट में है और इसीलिए इसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन आप चैलेंज करोगे कैसे, आप कोर्ट जाओगे कैसे, किसकी मदद से कोर्ट में जाओगे? वो मदद आपको आर्टिकल 13 देता है। इसीलिए आर्टिकल 13 एक्चुअल में इट इज़ द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कहा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि आपके कोर्ट जाने का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के खिलाफ आपके कोर्ट जाने का अधिकार जो है, वो बेसिस जो है वो आर्टिकल 13 है। और इसीलिए 13 को भी जुडिशियल रिव्यू कहते हैं और आर्टिकल 32 को भी जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जब आप जुडिशियल रिव्यू पढ़ते हो तो आप सिर्फ आर्टिकल 32 को देख करके जुडिशियल रिव्यू नहीं पढ़ोगे, बल्कि 13 और 32 को समानांतर रख करके आप जुडिशियल रिव्यू को पढ़ते हो। तो ये फंडामेंटल राइट्स कहता है। अब इस फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में दो तरीके के लॉज हो सकते हैं, वही दो तरीके के लॉज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक हो सकता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है, एक हो सकता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है। अब जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब क्या है? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था वो लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 एग्जैक्ट डेट है जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया। कुछ आर्टिकल्स जो हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड और ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो पहले आ गए थे 1949 में, लेकिन जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 यानी कि इस दिन से 26 जनवरी 1950 से पहले जितने लॉज बने हैं उनको हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहते हैं, और 26 जनवरी 1950 के बाद जितने लॉज बने उनको हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में आईपीसी पहले चलती थी, अब तो चलो उसको हटा दिया गया, अब बीएनएस आ गया है, लेकिन आईपीसी कब बनी थी? 1860 में बनी थी। तो आईपीसी एक तरीके का प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ऐसे बहुत सारे लॉज है, सीआरपीसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो भी एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, और दुनिया भर के ऐसे लॉज आप देख सकते हो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं तो वो भी लॉज आज भी अप्लाई होते हैं। ऐसे बहुत सारे पर्सनल लॉज आप देखोगे, सारे मुस्लिम पर्सनल लॉज जो हैं वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, शरीयत वगैरह सब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं। तो ये सारे लॉज आज भी उसी तरीके से अप्लाई होते हैं। तो ये सारे लॉज भी तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं ना, इसीलिए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को भी इसमें इंक्लूड किया गया। और इसी के साथ साथ 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी लॉ हैं वो सारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं। आप कोई भी लॉ उठा करके देखिए, आप इसमें एग्जांपल के तौर पर हिंदू मैरिज एक्ट ले सकते हो, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, 1952 ये दोनों लॉज दे सकते हो, ये सारे कौन से पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं। या आप और भी कोई भी लॉ उठा सकते हो जो 26 जनवरी 1950 के बाद आया, उसको हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कह रहे हैं। तो ये सब क्लॉज 13 का सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 यही कह रहा है कि मान लीजिए अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, मान लीजिए आईपीसी का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आईपीसी ही है और आईपीसी का कोई प्रोविजन जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है उस हद तक आईपीसी का वो पर्टिकुलर प्रोविजन वॉइड एब इनिशियो यानी कि वॉइड हो जाएगा।
अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एक वर्डिंग समझिएगा। इस पूरे सेंटेंस में जो लिखा हुआ है 13 सब क्लॉज 1 और 13 सब क्लॉज 2 में, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द लॉज आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स, कि अगर ये लॉज किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाकर के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट वायलेशन इट इज़ वॉइड। अब ये जो शब्द लिखा है ना, टू द एक्सटेंट, इसका अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग है। इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा अभी तक कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि एक लॉ बनाया गया ए, और ये ए लॉ जो है वो कलर के बेसिस पर जो वाइट लोग हैं उनको जो है वो जॉब्स दे रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स दे रहा है, कलर के बेसिस पर सारे गोरे लोग को जो है वो जॉब्स दिया जाएगा। अब ये जो लॉ है ये आर्टिकल 14 के बिल्कुल अगेंस्ट है, ये राइट टू इक्वालिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ये लॉ क्या हो जाएगा, ये सीधा ये लॉ वॉइड हो जाएगा। यही बात आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 कह रहा है। सब क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के केस में कह रहा है और सब क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के केस में कह रहा है। मतलब कि अगर कोई भी लॉ 1950 के बाद बना है, भारत में लागू है, भारत में चल रहा है, और वो लॉ किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उस लॉ को हम वॉइड मानेंगे, उस लॉ को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। फंडामेंटल राइट्स सबसे बड़ी चीज़ है, आर्टिकल 13 सबके ऊपर आता है, सबसे सुप्रीम है, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता। फंडामेंटल राइट्स को ये आर्टिकल 13 सेफगार्ड कर रहा है। मतलब कि जैसे आप होते हैं ना कि आप खड़े रहते हो और आपके फादर आपके सामने खड़े रहते हैं और कहते हैं कि कोई भी, वो शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है कि बेटे तक पहुंचने से पहले बाप से बात करनी चाहिए थी, वो एकदम उसी तरीके से आर्टिकल 13 काम करता है कि फंडामेंटल राइट्स है पीछे, फंडामेंटल राइट्स जो अपनी पूरी भोकाल बना रहा है, पूरा जो आपको राइट दे रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तभी दे पा रहा है क्योंकि आर्टिकल 13 उसको सेफगार्ड कर रहा है। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर पाए। अब यहाँ पर जो ये शब्द है टू दी एक्सटेंट, अब इसके ऊपर आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो शब्द है टू दी एक्सटेंट, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी दिखाता है। कैसे दिखाता है उसको समझने का कोशिश करो। अब मान लीजिए इसको थोड़ा आप ऐसे समझिए कि एक लॉ है और इस लॉ में, जैसे लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, तो इस लॉ में भी बहुत सारे आपको प्रोविजंस दिखाई देते हैं। इस लॉ में भी बहुत सारे आपको प्रोविजंस दिखते हैं। अब ये जो प्रोविजंस हैं इस लॉ के अंदर, मान लीजिए जैसे हम इनको नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5, इधर 6 7 8 9 10, इसमें पूरा टोटल 10 आर्टिकल्स हैं इस लॉ में। जैसे ये सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 5 हो गया, इधर सेक्शन 6 हो गया, इधर सेक्शन 7 हो गया, सेक्शन 8 हो गया, सेक्शन 9 हो गया और ये सेक्शन 10 हो गया। अब इस पूरे लॉ के अंदर, इस लॉ का नाम हम रख देते हैं AB लॉ। अब इस पूरे लॉ के अंदर 10 सेक्शंस हैं। अब अगर हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये जो लॉ है और इसके जो 10 सेक्शंस हैं, इनमें से लास्ट के जो 4 सेक्शंस हैं, मतलब सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 9 और सेक्शन 10, ये जो 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 9 और सेक्शन 10, ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सीधा सीधा क्या इन्वोक होगा, सीधा सीधा आर्टिकल 13 इन्वोक होगा। लेकिन ये आर्टिकल 13 इस पूरे लॉ को वॉइड नहीं करेगा, ध्यान में रखना। ये आर्टिकल 13 इस पूरे लॉ को वॉइड नहीं करेगा। पूरा लॉ ओके है, इसके सेक्शन 1 में कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन 2 में कोई दिक्कत नहीं, इसके सेक्शन 3 में कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन 6 में कोई दिक्कत नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, इन सारे सेक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो ये लॉ है, इसका सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 9 और सेक्शन 10, इनमें दिक्कत है और ये जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो आर्टिकल 13 क्या करेगा, इनको वॉइड कर देगा, इनको वॉइड कर देगा और बाकी के लॉ को एज इट इज छोड़ देगा। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। टू दी एक्सटेंट का मतलब ही यही है कि जिस एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। टू दी एक्सटेंट का मतलब क्या है कि जिस एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, उस एक्सटेंट तक जा करके उन लॉ को वॉइड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर ये सिर्फ 4 सेक्शन ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स को छेड़ रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इन 4 सेक्शंस को ही हम सिर्फ इन 4 सेक्शंस को ही हम वॉइड कहेंगे। बाकी के सेक्शंस को हम एज इट इज छोड़ देंगे, बाकी के सेक्शन को हम टच करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब देखिए, आप ज़्यादा समझने के ऊपर प्रयास करिए, आप समझने का ज़्यादा कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। अब आपको एग्जाम में लिखना होगा, आपको कंटेंट चाहिए होगा, वो कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। ऐसे अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की कंटेंट देखो तो वो यही कह रहा है, इट इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट अलाउज कोर्ट्स टू स्ट्राइक डाउन स्पेसिफिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड प्रोविजंस।
यानी कि जो प्रोविजन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोविजन हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है हम सिर्फ उसको हटा रहे हैं, हम पूरा लॉ को क्यों खराब करें। अब मान लीजिए आपका ये पूरा हाथ है, ये वही वाली बात हुई कि आपका पूरा ये हाथ है और हाथ की एक उंगली जो है वो सड़ जाती है या कोई घाव हो जाता है उसमें और वो घाव ठीक नहीं होता, वो पूरे हाथ में फैलने का डर है उसका, तो आप क्या करोगे, आप पूरा हाथ ही काट दोगे या सिर्फ उस एक उंगली का ऑपरेशन करवाओगे या सिर्फ उस एक उंगली को काटोगे। तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ एक उस उंगली को काटोगे, आप पूरा हाथ काट के थोड़ी निकाल दोगे। ठीक उसी तरीके से ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, ये एग्जांपल याद रखना, आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हमेशा याद रहेगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी टू द एक्सटेंट कहता है, इसीलिए जब आप इसको यहाँ पर पढ़ते हो तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा लॉ बनाया जा रहा है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो जिस एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है उस एक्सटेंट तक उस लॉ को हम वॉइड मानेंगे। कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या कोई भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो जिस एक्सटेंट तक वो वायलेट करता है, मतलब जितने उसके सेक्शंस उस फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं उन सेक्शंस को वॉइड मान लिया जाएगा। बाकी जो लॉ है इट इज़ गुड टू गो और बाकी लॉ जो है चलते हैं। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन हटाएगा उन सेक्शंस को। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ना कि ये 4 सेक्शंस हैं वायलेट कर रहे हैं, तो इन 4 सेक्शंस को वॉइड कर दिया जाएगा। इसको हटाएगा कौन, इसकी पावर किसके पास होगी, क्या ये दोबारा से पार्लियामेंट में जाएगा या कौन इसके ऊपर डिसीजन लेगा। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो डिसीजन होगा वो कोर्ट का होगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट में जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो डिसीजन भी लेगा वो कोर्ट लेगा, क्योंकि अगर पार्लियामेंट को ही हटाना होता तो पार्लियामेंट रखता ही क्यों, पहले पार्लियामेंट पूरा लॉ ही इस तरीके से बनाता ही नहीं कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। तो इंटरप्रिटेशन वाला सारा काम है, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि इंटरप्रिटेशन वाला, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा सुप्रीम कोर्ट करता है, जितना भी इंटरप्रिटेशन काम है। तो ये पूरा फाइनल डिसीजन जो होगा वो कोर्ट का होगा और इसको कोर्ट रीडिंग डाउन भी कहता है कि हम इसको नज़रअंदाज कर देंगे, इन सेक्शंस को वॉइड कर देंगे। इनका मतलब ये लिखे तो रहेंगे वहाँ पर लेकिन इनका कोई मतलब नहीं होगा। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रिपील कर देते हैं और एक डिलीट कर देते हैं। डिलीट मतलब कि उस पूरे सेक्शन को वहाँ से हटा ही देंगे, स्टार मार्क लिख देंगे और कह देंगे कि अमेंडेड बाय दिस 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 एंड दिस। और एक चीज़ होती है जिसको हम कह देते हैं कि वो चीज़, वो सेक्शन वहीं पर रहता है लेकिन उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। वो सेक्शन वहीं पर रहता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, उसको हम वॉइड कह देते हैं। यानी कि अब उसका प्रभाव खत्म हो चुका है, वो एकदम ज़ीरो के मतलब की तरीके से वो काम करता है। अब ये तो 2 क्लॉजेस हो गए, 13 सब क्लॉज 1 और 13 सब क्लॉज 2 आर्टिकल 13 के। लेकिन आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 आप देखोगे, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 जो है वो लॉ की डेफिनेशन देता है। लेकिन ये समझना पहले इंपॉर्टेंट है कि लॉ की डेफिनेशन क्यों हम समझें। लॉ तो हमें पता ही है, अब आपसे मैं पूछूंगा तो आप भी लॉ की डेफिनेशन बता दोगे कुछ ना कुछ। तो हमें लॉ की डेफिनेशन समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जब आप पहले वाले स्लाइड पर आइए, यहाँ पर आइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को, मतलब जो भी लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा। तो बार बार एक शब्द यहाँ पर रिपीट हो रहा है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। आप आर्टिकल 13 की वर्डिंग्स में देखोगे तो इफ़ दी लॉ, कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है या डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट्स के या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे। लेकिन ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ एक्चुअल में, लॉ की डेफिनेशन में आता क्या है, लॉ है कौन। अगर मैं मान लीजिए इसको इस तरीके से लो कि एक लड़का, एक हमें लड़का है, लड़के यहाँ पर अलाउड हैं। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि हमारे ऑडिटोरियम में सिर्फ लड़के अलाउड हैं, तो मेरे पास एक डेफिनेशन होनी चाहिए कि लड़के कौन है। आप कैसे पता लगाओगे कि ये लड़के हैं कि लड़कियां हैं कि कौन है, आपके पास एक क्लियर डेफिनेशन उस चीज़ की होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं कि जो सिर्फ मेरिट वाले लड़के हैं वो मेरे ऑडिटोरियम में अलाउड हैं, मेरिट वाले लड़के हैं वही सिर्फ मेरे ऑडिटोरियम में अलाउड है, तो मैंने एक क्लियर स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन दे दी कि भाई जो भी मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में लड़के आए हैं वो ऑडिटोरियम में आ सकते हैं और मूवी देख सकते हैं मेरे। तो ये एक ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा क्लियर चीज़ हो गई। तो उसी प्रकार से आर्टिकल 13 ने भी सेम काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इतने समझदार थे, उनको एक एक चीज़ पता थी कहाँ पर क्या डाउट आ सकता है। उन्होंने कहा कि भाई लॉज 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 हम बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, हमें लॉज को एक्सप्लेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही चीज़ उन्होंने आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में करी है। उन्होंने लॉज की डेफिनेशन दी और लॉज की डेफिनेशन में उन्होंने एक लिस्ट दे दी है आपको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम्स की एक लिस्ट दे दी। उन्होंने कहा कि लॉ की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं और इनको लॉ माना जाएगा। जैसे ऑर्डिनेंस को लॉ माना जाएगा। ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस आपको पता है कि ये पार्लियामेंट से तो पास होता नहीं है। ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट लेकर के आते हैं, लेकिन उसका भी प्रभाव लॉ की तरह होगा, उसको भी लॉ माना जाएगा। कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी कोई ऑर्डर लेती है, कोई ऑर्डर देती है, उसको भी लॉ माना जाएगा आर्टिकल 13 के केस में। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने कोई ऑर्डर दिया है
और उस एग्जीक्यूटिव बॉडी ने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। मान लीजिए कोई एक ऑर्डर आया एग्जीक्यूटिव बॉडी का कि कल से किसी भी न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल नहीं छपेगा, कोई भी न्यूज़पेपर जो है सरकार के खिलाफ नहीं लिखेगा, ऐसा कोई ऑर्डर आ गया। पुलिस की तरफ से ऑर्डर आया कि कोई भी न्यूज़पेपर कल से सरकार के खिलाफ कोई भी आर्टिकल नहीं छापेगा। अब ये तो भाई आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है, आप कोर्ट जाओगे, जाहिर सी बात है। तो ये ऑर्डर के खिलाफ भी आप कोर्ट जा सकते हो, ये ऑर्डर भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है, क्योंकि ये इसको भी लॉ की तरह माना जाएगा, यानी कि इट इज़ लॉ अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 में अगर ये लॉ है तो इसका मतलब आर्टिकल 13(1) और 13(2) दोनों इस पर अप्लाई होते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। तो ऑर्डर भी होता है, इसमें बाय लॉज भी आते हैं। मान लीजिए कोई भी बाय लॉ मतलब क्या होता है, कोई भी लोकल अथॉरिटी जो लॉ बनाती है, जैसे बिल्डिंग बाय लॉज आपने देखे होंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो लॉ बनाते हैं या पंचायत जो लॉ बनाते हैं उनको बाय लॉज कहते हैं, और लोकल अथॉरिटी जो लॉ बनाती है उनको बाय लॉज कहते हैं। वो भी लॉ के तरीके से लिए जाते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स, यहाँ तक कि यूसेजेस और लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज जो हैं वो तो हैं ही। तो ये सारी चीज़ें, ये 9 आइटम्स जो हैं, ये सब लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। और इसका लॉ की डेफिनेशन में आने का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि अगर ये लॉ की डेफिनेशन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। इनके ऊपर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 अप्लाई होगा। तो अगर ये जिस भी एक्सटेंट तक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे, तुरंत इनको वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक और देखिए, मान लीजिए एक ऑर्डर आता है इस तरीके से कि कल से सारे गोरे व्यक्ति जो हैं उनको किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने की मनाही हो गई। ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है, ऑल्दो ऐसा आएगा नहीं, लेकिन फिर भी सारे गोरे व्यक्ति जो हैं अब वो किसी भी पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। अब भाई ये तो भाई बहुत बड़ा एक्सक्लूजन है, क्यों किया जा रहा है, किस बेसिस पर किया जा रहा है, ये सब तो सब बकवास की बात है। ये सारे गोरे व्यक्तियों का क्या है, राइट टू इक्वालिटी ले रहा है, जाहिर सी बात है। बाकियों को जैसे ट्रीट किया जा रहा है वैसे इनको क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा है। तो ये कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जो है इस पर्टिकुलर ऑर्डर को वॉइड घोषित कर देगा, क्योंकि ये पूरा पर्टिकुलर ऑर्डर जो है फॉल्टी है और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो इसीलिए ये डेफिनेशन वाला जो क्लॉज है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर के एक बहुत भयंकर लड़ाई भी छिड़ी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। अब देखिए क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सब कुछ लिखा, ये इतनी बड़ी लिस्ट 9 आइटम्स इस लिस्ट में डाले, 1-2 आइटम और भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत तो थी नहीं यहाँ पर। 1-2 आइटम्स डाल भी देने चाहिए थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, आर्टिकल 368 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जो कि बात करता है अमेंडमेंट एक्ट की, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको थोड़ा सा आप समझना, ये क्या है। आर्टिकल 368 के माध्यम से आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर चेंज कर सकते हो, यानी कि अमेंडमेंट कर सकते हो। और ये कौन कर सकता है, ये पार्लियामेंट कर सकता है, यानी कि लेजिस्लेचर कर सकता है। तो जब आप इसको चेंज करते हो तो उसको भी हम एक लॉ की तरह लेते हैं, ये भी एक लॉ की तरह पास होता है। इसकी मेजॉरिटी डिफरेंट होती है, लेकिन ये एक लॉ की तरह पास होता है। तो है तो ये भी लॉ, और इसको हम कहते भी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी का लाया हुआ है। आर्टिकल आपने देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उससे तो उन्होंने पूरा ठान लिया कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर देंगे। अब ये भी लॉ की डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर अमेंडमेंट एक्ट लॉ की डेफिनेशन में आता है, अगर वो लॉ की डेफिनेशन में आता है तो आर्टिकल 13 उसके ऊपर अप्लाई होगा, येस और नो। येस, आर्टिकल 13 अप्लाई होगा, 13 सब क्लॉज 1, 13 सब क्लॉज 2 अप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अमेंडमेंट एक्ट भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता अगर लॉ की डेफिनेशन में आता है तो। लेकिन अगर लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है तो फिर तो अमेंडमेंट एक्ट से आप कुछ भी कर लो, टेक्निकली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दो, आप फंडामेंटल राइट्स ही हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 13 तो उसको सेफगार्ड ही नहीं कर रहा है, आर्टिकल 13 तो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। यही सवाल बहुत सारे केसेस में बार बार पूछा गया कोर्ट से, और फाइनली कोर्ट ने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ के ऊपर, अमेंडमेंट एक्ट अगर लिखना ही था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को तो वो लिख देते। लेकिन ये भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगे कि भाई हमने लिख दिया ना यहाँ पर लॉज बाय द लेजिस्लेचर, तो इसमें सारे लॉज आ जाएंगे लेजिस्लेचर के, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आ जाएगा लेजिस्लेचर का, क्योंकि वो भी तो लेजिस्लेचर ही कर रहा है, वो भी तो आपका पार्लियामेंट ही कर रहा है। तो ये भी मतलब हो सकता है। लेकिन ऑल्दो उन्होंने 9 आइटम्स लिखे, उसके आगे लिस्ट नहीं बढ़ाई, और अमेंडमेंट एक्ट उसमें मिस हो गया, मिस कर दिया गया। आई हैव नो क्लैरिटी ऑन दैट, बट जब वो मिस हुआ तो उसको लेकर के बवाल बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे इंदिरा गांधी आती हैं वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाती हैं और उससे
टेक्निकली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का उन्होंने मूड बना लिया था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वो बदलने निकल पड़ी थी, ऑल्दो उन्होंने बदला नहीं। और केशवानंदा भारती का फिर बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आता है और फिर वो इस पूरे रिलेशनशिप को समझाते हैं केशवानंदा भारती में कि 368 और 13 का रिलेशनशिप क्या है और 368 का प्रभाव क्या है, 13 का प्रभाव क्या है, दुनिया भर की वो सारी चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल 368 बेसिक स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो खैर, अब ये जो लॉज की पूरी डेफिनेशन है इसमें आ गया। अब इसमें फिर भी कॉन्ट्रडिक्शन है और भी बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए था यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि क्या पर्सनल लॉज जो है वो आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में, लॉ की डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि पर्सनल लॉज ऐसे हैं जो कि शायद लेजिस्लेचर से नहीं आए हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉज हैं जो डायरेक्ट लेजिस्लेचर से नहीं आए हैं। जैसे हम शरीयत को ले लेते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज को लेते हैं जिनको शरीयत कहते हैं। तो ऑल्दो बाद में उसको 1939 में अंग्रेजों ने प्रोविंशियल काउंसिल से उसको पास करा करके उसको लॉ बना दिया था, लेकिन वो तो है तो शरीयत ही, और शरीयत तो इस्लामिक लॉ है जो कि इंडिया के पार्लियामेंट में नहीं पास हुआ है। अब वो शरीयत भी देश में चल रहा है और शरीयत के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लॉज हैं, जैसे मुस्लिम्स में, मुस्लिम मैरिजेस में एक ये प्रावधान है कि जो भी मुस्लिम मेल है वो 4 शादियां कर सकता है। आपने भी सुना होगा, काफ़ी फेमस ये प्रावधान है। ऑल्दो उसके कई सारी शर्तें होती हैं लेकिन फिर भी 4 शादियां और करते भी हैं। तो अब ये बताइए, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गया कि नहीं हो गया कि भाई अगर मुस्लिम मेल को ये अधिकार है कि वो 4 शादियां कर सकता है, तो भाई फिर बाकी रिलीजन के मेल्स को भी अधिकार दो। और फिर ये विमेंस के साथ भी गलत हो जाएगा, उनके भी राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हो जाएगा कि अगर मेल को ही अधिकार मिल रहा है तो फीमेल को क्यों नहीं मिल रहा है, फीमेल भी को भी अधिकार दो कि 4 शादियां वो भी कर सकें। दुनिया भर की चीज़ें हैं ना, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में जा ही रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सनल लॉस काम कर रहे हैं। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई पर्सनल लॉस क्या आर्टिकल 13 के डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर ये पर्सनल लॉस आर्टिकल 13 की डेफिनेशन के अंदर आते हैं तो फिर तो फंडामेंटल राइट्स को अगर ये वायलेट कर रहे हैं तो इनको खत्म हो जाना चाहिए। जैसे कि पर्सनल लॉस में मुस्लिम पर्सनल लॉ है, कई सारे हिंदू पर्सनल लॉस भी हैं जो राइट टू इक्वालिटी या फंडामेंटल राइट से किसी ना किसी आर्टिकल को वायलेट करते हैं, तो फिर तो ये भी वहाँ पर आ जाना चाहिए। अब यही क्वेश्चन एक बड़ा केस हुआ था, उस केस में पूछा गया। ये केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसू अप्पा माली का केस। अब ये जो नरसू अप्पा माली का केस था, इसको बहुत ही नेगेटिव जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। नेगेटिव जजमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो पावर थी आर्टिकल 13 को, उसको डिमीन किया सुप्रीम कोर्ट ने। पावर ऑफ आर्टिकल 13 वॉज डिमीन्ड। मैं डिमीन वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आर्टिकल 13 की पावर को रियलाइज नहीं किया गया। क्वेश्चन यहाँ पर यही था कि क्या पर्सनल लॉज आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि इसको लेकर के बहुत डाउट था। तो ये सवाल कोर्ट से पूछा गया और स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसू अप्पा माली के केस में कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉज आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। यानी कि देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द कोर्ट्स डिनाइड दैट पर्सनल लॉज फॉल विद इन द कवरेज ऑफ आर्टिकल 13। यानी कि पर्सनल लॉज आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में नहीं आते हैं और इसीलिए पर्सनल लॉज के ऊपर किसी भी तरीके का ये रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 13 का अप्लाई नहीं होता है। और इसीलिए आप बहुत सारे पर्सनल लॉज आज भी देखते हो जहाँ पर आर्टिकल 13 का प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होता है और इसीलिए उसको लेकर के इतना झगड़ा है। ऑल्दो हम पर्सनल लॉज के ऊपर पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। ये काफ़ी नेगेटिव डेफिनेशन थी, लेकिन आज की डेट में काफ़ी प्रोग्रेसिव और बहुत ही पॉजिटिव डेफिनेशंस कोर्ट द्वारा दी गई हैं। जैसे कि आपने देखा शायरा बानो के केस में, आपने देखा शाह बानो बेगम के केस में, बड़ी अच्छी एक मूवी भी बन रही है शाह बानो बेगम के केस के ऊपर, बड़ी अच्छी एक मूवी बन रही है मेंटेनेंस के ऊपर। तो आपने ट्रिपल तलाक का केस देखा, आपने मेंटेनेंस का केस देखा, आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे जहाँ पर जलीकट्टू का केस देखा, आपने सबरीमाला टेम्पल इशू का केस देखा। ये सारे वो केसेस थे जहाँ पर पर्सनल लॉज के खिलाफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेकुलर लॉज जो है वो काम करेंगे, फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होना चाहिए और आर्टिकल 13 की सुप्रीमेसी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर प्रूव की है। ऑल्दो वो सारी जजमेंट्स जिनका नाम अभी मैंने लिया, जब हम आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक की डेफिनेशन पूरा डिस्कशन कर रहे होंगे, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैं इसके ऊपर जाऊँगा। बहुत ही डिटेल में हम एक एक केस को काफ़ी डिटेल में चर्चा वहाँ पर करेंगे। अभी जो है उस चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखते हैं। तो फाइनली नरसू अप्पा माली का केस और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कि भाई जो पर्सनल लॉज हैं वो आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो अब आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। ये 9 चीज़ें तो हैं ही, पर्सनल लॉज 13 की डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं अभी तक, हमने ये देखा है। और आर्टिकल 368 अमेंडमेंट एक्ट को फाइनली केशवानंदा भारती की जजमेंट से मान लिया गया था कि वो आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में आता है।
ऑल्दो हम इसको बेसिक स्ट्रक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 13 में आपको इतना ही डिस्कशन करना है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के केस में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही सब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी टू द एक्सटेंट और ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंस में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आर्टिकल 13 से कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा सीधा आर्टिकल 13 से क्वेश्चन उठा करके दे दे, लेकिन आर्टिकल 13 का रेफरेंस जुडिशियल रिव्यू के केसेस में, जुडिशियल रिव्यू में, इन सब में आर्टिकल 13 का रेफरेंस आप जरूर दोगे। पीआईएल वीआईएल के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 13 का रेफरेंस, तो वहां पर आप आर्टिकल 13 का रेफरेंस जरूर देते हैं। इसीलिए रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के लिए आर्टिकल 13 का जो डिस्कशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको आर्टिकल 13 पूरा समझ में आ चुका होगा। अब हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आर्टिकल 14 की तरफ ले जाते हैं। अब आर्टिकल 14 बड़ा ही एक सिंपल सा, बहुत ही सीधा सरल सा आपको आर्टिकल लगता होगा। आपको लगता होगा कि आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। मैंने बहुत लोग को ये भी डिस्कशन करते हुए सुना है, जैसे आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 है, 16 का क्लॉज 4 है, ये रिजर्वेशन के प्रोविजंस देते हैं और ये बोलते हैं कि सरकार को अफर्मेटिव एक्शन यानी कि कुछ पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए और रिजर्वेशन देना चाहिए कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड को, एजुकेशनली बैकवर्ड को, इस तरीके से उन्होंने प्रावधान दिया हुआ है। मैंने बहुत लोग को ये डिस्कशन करते हुए सुना, बड़े अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोग, मतलब बड़े पढ़े लिखे जो अपने आप को मानते हैं, उनको डिस्कशन करते हुए सुना है कि देखो आर्टिकल 15 और 16 में जो चीज़ लिखी है वो तो 14 के खिलाफ है। 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और फिर 15 कहता है कि नहीं नहीं, इनको तो तुम अलग से ट्रीट करो, इनको तो तुम अलग से ट्रीट करो। तो 15 और 16 के जो रिजर्वेशन वाले प्रोविजन है वो 14 के खिलाफ हैं। अगर कोई भी ऐसा कहता है और आपसे ऐसा कहता हुआ कोई मिले तो तुरंत उस व्यक्ति से आप कम से कम 100 फीट की दूरी बना लीजिएगा, और जब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब तक उस व्यक्ति की 100 फीट की दूरी को आप बरकरार रखिएगा, उसको कम मत होने दीजिएगा, वरना वो आदमी वही वायरस आपके अंदर भी छोड़ देगा और फिर आपको फंडामेंटल राइट्स, आपको 14 की ताकत, 14 के राइट्स, ये कभी समझ में नहीं आ पाएगा। बहुत लोग को आज तक ये बात समझ में नहीं आई। बहुत ही धीरे, बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको आर्टिकल 14 समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आर्टिकल 14 बेसिकली राइट टू इक्वालिटी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा वक्त में हम पीछे चलते हैं और प्रियम्बल की अपनी डिस्कशन याद करते हैं। जब हमने प्रियम्बल डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इक्वालिटी जो है वो 2 तरीके से इंश्योर की हमारे प्रियम्बल में, उसमें लिखा भी है। हमने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात प्रियम्बल में की है और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात प्रियम्बल में की है, और वहीं पर मैंने आपको समझाया था कि अगर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वालिटी इन द बिगिनिंग है और स्टेटस जो है वो इक्वालिटी एट द एंड है, तो ये बात पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकती। कैसे? मैंने आपको कहा था कि स्टेटस जो है वो हमारा अल्टीमेट गोल है, कि सबका स्टेटस जो है वो एक समान हो। अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और एक बहुत ही गरीब परिवार है, पिछले 2-3 दशकों से, पिछले 2-3 जनरेशन से वो गरीब परिवार रहा, लेकिन आज की डेट में उसके घर का एक बच्चा अगर सरकारी नौकरी में आ जाता है या एक बड़ी अच्छी नौकरी में आ जाता है, आईआईटी वगैरह से पढ़ता है और बड़ी अच्छी नौकरी में आ जाता है, तो उस घर की पूरी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। और आपने शायद ये चीज़ होते हुए देखी होगी। मैं भी गाँव से आता हूँ, मेरा भी काफ़ी लगाव है, काफ़ी रिलेशन है गाँव से, और मतलब गाँव में काफ़ी रहा भी हूँ मैं। इवन मैंने पढ़ाई भी अपनी, आप समझ लो, उसी स्तर के स्कूल से या कॉलेजेस से की है। मतलब कॉलेज तो काफ़ी अच्छा था मेरा, जामिया से पढ़ा हुआ मैं, लेकिन स्कूल वैसा ही था। तो अब आपको एक बात समझ में आती होगी कि आप भी अपने अराउंड देख रहे होगे चीज़ों को, और आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि ये बात तो सही है कि अगर किसी घर का, एक घर है, बड़ा गरीब घर है, देखो मैं कास्ट के बेसिस पर कोई बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन करता नहीं, क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ कास्ट, और उसके बेसिस पर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं उसको हमेशा साइड रखता हूँ अपने डिस्कशन से, और शायद आपने ये फील भी किया होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर देख रहा हूँ। कोई हो सकता है अपर कास्ट का हो, कोई लोअर कास्ट का हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कोई अपर कास्ट का व्यक्ति है और वो बड़े ही गरीब परिवार से आ रहा है, उसके 3-4 जनरेशन जो हैं वो गरीब रहे हैं, और उस परिवार का जो व्यक्ति है उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, ठीक ठाक उसकी सैलरी हो जाती है, उसके घर का पूरा जो हिसाब किताब है वो चेंज हो जाएगा। आपको दिखेगा कि उनका हिसाब किताब चेंज हो जाएगा, और यही हम चाहते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं कि स्टेटस में सब बराबर हों, स्टेटस में सब बराबर हों, और यही इक्वालिटी एट द एंड है। ऑल्दो ये करना कभी पॉसिबल नहीं है, सबका स्टेटस एक बराबर कभी नहीं हो सकता, किसी भी देश में नहीं हो सकता। चाइना जो है खुद को कम्युनिस्ट कहता है, लेकिन वहाँ पर भी अपर क्लास है, लोअर क्लास है। रशिया में भी सेम हाल है, इंडिया में भी सेम हाल है। तो इसीलिए कोशिश क्या कर सकते हैं हम कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का
जो स्टेटस है उसको इक्वल करें। इसीलिए आप देखो कि आपके देश का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो आपके देश में लगातार आज की डेट में जो चीज़ें चल रही हैं वो इस तरीके से चल रही हैं कि आपका जो मिडिल क्लास है वो बड़ा होते जा रहा है। हम इस तरीके का एक डायग्राम इकोनॉमी में बनाते हैं, आपने भी देखा होगा कि हम इस तरीके का एक डायग्राम बनाते हैं। ये जो पूरा एक्सपेंशन है ये मिडिल क्लास का एक्सपेंशन दिखाता है, यानी कि मिडिल क्लास जो है वो सबसे बड़ा वर्ग होते जा रहा है, और यही ये लोग चाहते भी हैं कि मिडिल क्लास जो है वो सबसे बड़ा वर्ग बने। इससे क्या होगा कि एक देश जो है वो समृद्ध होता चला जाएगा। सब लोग अमीर तो हो नहीं सकते या सब लोग गरीब भी नहीं हो सकते, तो मिडिल क्लास जब तक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप समझो कि आपका देश समृद्धि की ओर बढ़ते जा रहा है। और आप इलेक्शंस में भी देखिए कि मिडिल क्लास को इसीलिए खूब ज़्यादा कोशिश भी की जा रही है लुभाने की। आप टैक्स का स्लैब देखो, आप दुनिया भर की चीज़ें देखो, तो जितनी भी सरकार होगी मिडिल क्लास को खूब लुभाने की कोशिश यहाँ पर करेगी। ठीक है, तो दो तरीके की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, और हम ज़्यादा फोकस क्या करते हैं, हम ज़्यादा फोकस ये करते हैं इस पूरे आर्टिकल 14 में, 15 में, 16 में, जितने भी आर्टिकल आएंगे इक्वालिटी वाले, उसमें आप देखोगे कि हम फोकस क्या कर रहे हैं। हमारा फोकस है कि हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर करें। हमारा फोकस है कि हम इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर देते हैं तो स्टेटस तो फिर बाद में चल करके इक्वल हो ही जाएगा। अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है वो बड़े गरीब परिवार से आता है, बेचारा अच्छे कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता, आईआईटी वाईटी में भी 1.5-2 लाख की फीस लग जाती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम क्या कर दें, सरकार की तरफ से फ्री उसको हम आईआईटी में एडमिशन दे दें, या सरकार की तरफ से, या लोन का पूरा सिस्टम आपने देखी कि लोन का सिस्टम बड़ा इजी हो जाए उस बच्चे के लिए। तो अगर वो भी उसी आईआईटी में बैठा होगा एंड इज़ वेरी शार्प एंड ही इज़ गुड लाइक अदर वंस, तो वो बच्चा जो है वो आईआईटी से पढ़ के निकलेगा और फिर एक अच्छी जगह पर नौकरी करेगा और उसकी पूरे घर की जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। एक बच्चा है जो बड़े गरीब परिवार से आता है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है,